Good morning to all of you students. Securities market operation, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, स्टडी किया सेबी गाइडलाइंस फॉर अंडरराइटर्स, ओके, जो कि आपका 3rd यूनिट का टॉपिक है। नेक्स्ट जो 3rd यूनिट का टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर ब्रोकर्स, ओके। मीन्स दलाल के लिए सेबी के दिशा निर्देश, या फिर आप इसे सेबी गाइडलाइंस फॉर स्टॉक ब्रोकर्स भी बोल सकते हो, या फिर सेबी गाइडलाइंस फॉर ब्रोकर्स टू एन इशू भी बोल सकते हो। मीन्स एग्ज़ाम में अगर सिर्फ ब्रोकर आता है तब भी आप यही आंसर करोगे, स्टॉक ब्रोकर पूछता है तब भी आप यही आंसर करोगे, और ब्रोकर्स टू एन इशू को पूछता है सेबी गाइडलाइंस तब भी आप यही आंसर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि हु आर स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, मीन्स स्टॉक दलाल किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दे आर आइदर इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हु आर गिवन स्पेसिफिक लाइसेंसेस टू डील इन सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट फॉर हिज ट्रांजैक्शन सेटलमेंट। स्टॉक ब्रोकर कौन है? स्टॉक ब्रोकर या तो इंडिविजुअल होते हैं, या तो व्यक्ति होते हैं, या एंटिटीज़ को भी स्टॉक ब्रोकर बोल सकते हो। हु आर गिवन स्पेसिफिक लाइसेंस, जिनको कि एक लाइसेंस दी गई हो सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट फॉर हिज ट्रांजैक्शन सेटलमेंट। मीन्स स्टॉक ब्रोकर कौन है? स्टॉक ब्रोकर या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या एंटिटी हो सकते हैं जो अपने क्लाइंट के तरफ से सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, और उन्हें लाइसेंस दिया जाता है कि वो अपने क्लाइंट की तरफ से सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करें और उनके ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट करें। ओके, मीन्स जो व्यक्ति सिक्योरिटीज़ मार्केट में लाइसेंस ले करके, सेबी से लाइसेंस ले करके अपने क्लाइंट की तरफ से सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग करता है और उनके ट्रांजैक्शन को सेटल करता है, उस व्यक्ति को हम लोग स्टॉक ब्रोकर या ब्रोकर्स कहते हैं। ओके, ही वर्क्स एज एन एजेंट, ये एक एजेंट की तरह काम करता है। ही चार्जेस ए कमीशन फॉर द इंटेल सर्विस फ्रॉम द बायर्स एंड सेलर्स। ये जो भी एक एजेंट की तरह काम करता है, और ये अपने जो भी इनके बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, क्रेता और विक्रेता से अपने सर्विस के लिए उनसे कमीशन चार्ज करता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एजेंट का काम ही होता है कि दूसरे के बिहाफ पे काम करना, और उसके बदले में वो उससे कमीशन चार्ज करते हैं। क्लियर है? An investor should regard the stockbroker as one who provides valuable services or duties and information to assist in making the right investment decisions. इन्वेस्टर जो भी निवेशक होते हैं वो स्टॉक ब्रोकर से ही राइट इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन की एडवाइस लेते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर का काम ये भी होता है, वो अपनी जो भी वैल्यूएबल सर्विसेज होती हैं, ड्यूटीज़ और जितनी भी उनके पास सूचनाएं होती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, वो अपने इन्वेस्टर्स की, अपनी क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, उन्हें राइट इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने में अपने क्लाइंट और इन्वेस्टर की वो हेल्प करते हैं, जिससे कि उनका जो क्लाइंट है वो राइट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सके। क्लियर है? They are adequately qualified to provide solutions to a varied number of questions that an investor might come across or need answers to, and assist in participating in the current market scenario. ये जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ये एडिक्वेटली क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, इनके पास योग्यता होती है
सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करने की, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनका आंसर दे सके, और जो भी करंट मार्केट सिनेरियो है उसमें वो अपने क्लाइंट की, अपने इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सके उनकी इन्फॉर्मेशन देने में। क्लियर है? तो स्टॉक ब्रोकर ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने क्लाइंट के बिहाफ पे लाइसेंस लेके सेबी से वर्क करता है, बायर्स और सेलर्स की सिक्योरिटीज़ को डीलिंग करता है, उनको सेटलमेंट करता है और उनको राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी प्रोवाइड करता है। क्लियर इट? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, स्टॉक ब्रोकर का एग्जांपल भी मैंने दे दिया है। इसमें आपका HDFC बैंक है, वो भी स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं। देन आपका रिलायंस मनी है, एंजल ब्रोकिंग है, रेलीगेट है। ये सारी जो कंपनियां हैं वो एक स्टॉक ब्रोकर का काम करती हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। क्लियर है? तो स्टॉक ब्रोकर क्या है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपको पढ़ना है कि अब कोई भी स्टॉक ब्रोकर जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करना चाहता है एज अ स्टॉक ब्रोकर, तो उसे तो ये मैंने बता दिया कि उसे सेबी के पास रजिस्टर्ड होना होगा स्टॉक मार्केट में डीलिंग के लिए। तो अब सेबी के पास रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। जब भी वो सेबी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा स्टॉक ब्रोकर, तो उसके पास कुछ ऐसी क्राइटेरिया हैं जो उसे फुलफ़िल करनी होती है सेबी के पास अप्लाई करने के लिए। ओके, तो वो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नियम और शर्तें हैं, स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबल टू एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे मेन उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एलिजिबल होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर बनने के लिए। मीन्स कोई भी पर्सन जो कि स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है, उसे सबसे पहला क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर बनने के लिए योग्य हो। नेक्स्ट है रिलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। इसके अलावा उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग का। मीन्स कोई भी जो फ्रेशर व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति को सेबी रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करती है। जिस व्यक्ति को पहले से ही सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग को सेटलमेंट करने की पहले से कुछ एक्सपीरियंस होती है, पास्ट एक्सपीरियंस होती है, सेबी उसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करती है। ठीक है? इज़ अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। वो पर्सन फिट होना चाहिए, मीन्स मेडिकली कोई से डिजीज़ वगैरह या कोई सीकनेस ना हो, प्रॉपर पर्सन हो। ठीक है? फिट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, हैव नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफिस स्पेस एज वेल एज इक्विपमेंट फॉर स्मूथ डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। इसके अलावा उसके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। मीन्स उसके पास स्टॉक ब्रोकर के रूप में यदि वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग करना चाहता है, जिसके लिए वो सेबी से लाइसेंस या सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो उसके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मीन्स ऑफिस स्पेस होनी चाहिए, उसकी एक ऑफिस होनी चाहिए जो कि अच्छे से वेल इस्टेब्लिश हो, एज वेल एज इक्विपमेंट होने चाहिए। वहाँ पर जो भी उसके स्टॉक ब्रोकिंग के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिस टूल्स या इक्विपमेंट की नीड है, वो सारे टूल्स भी अवेलेबल होने चाहिए उसके पास। तो सेबी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले ये भी देखती है कि जिस भी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है उसके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, मीन्स ऑफिस स्पेस है कि नहीं, या जो भी स्टॉक ब्रोकिंग के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए जितनी भी उपकरणस या इक्विपमेंट की यूज़ होती हैं, वो सारी इक्विपमेंट उसके पास है या नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है is subject to proceedings under the relevant rules and regulations of SEBI and bylaws of a stock exchange। इसके अलावा जो भी सेबी के रूल्स हैं, स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं, एंड जो स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी बायलॉज हैं, वो सारी चीज़ें वो फुलफ़िल करता हो। मीन्स जो भी व्यक्ति स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी बायलॉज हैं
वो उसे फुलफिल करता हो, मीन्स उसे पूर्ण करता हो, फॉलो करे वो उसे। एंड सेबी के जो भी स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे भी वो फॉलो करता हो। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो कंडीशन है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है द स्टॉक ब्रोकर होल्डिंग अ सर्टिफिकेट shall at all times abide by the code of conduct as specified in schedule 2 under the relevant regulations। इसके अलावा जो भी स्टॉक ब्रोकर जिसे सेबी सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है, उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि जब तक वो उसके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और उसका टाइम पीरियड इन फोर्स में है, तब तक उसे सेबी के रेगुलेशंस के शेड्यूल 2 में जो भी चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें बताई गई हैं या जो भी कोड ऑफ कंडक्ट स्टॉक ब्रोकर्स के लिए मेंशन है, प्रिस्क्राइब्ड है, वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करता हो। फिर से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट जो है कि जब तक जो स्टॉक ब्रोकर है जिसे सेबी ने सर्टिफिकेट अगर ग्रांट कर दिया, तो जब तक वो उस सर्टिफिकेट को होल्ड करेगा, तब तक उसे सेबी के रेगुलेशंस शेड्यूल 2 में जो भी नेसेसरी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रोकर्स के लिए डिफाइन की गई है, उसे वो सारी कोड ऑफ कंडक्ट को फुलफिल करता हो। क्लियर है? सॉरी। तो जब ये सारी क्राइटेरिया वो फुलफिल करेगा, देन वो जो एप्लीकेंट है वो फॉर्म ए के थ्रू अप्लाई कर देगा सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए। अब उसके बाद फीस उसे किस प्रकार से देनी होंगी, ओके, पढ़ते हैं फीस के बारे में। एप्लीकेंट while submitting the application shall submit the fees as mentioned in the schedule 3 of the regulations। उसके बाद जब वो अप्लाई कर देता है, while submitting the application, जो एप्लीकेंट जब वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म ए के अकॉर्डिंग उसे फिल करके सेबी के पास सबमिट कर देता है, देन उस टाइम पर उसे कुछ फीस भी सेबी को पे करनी होती है। वो फीस जो कि आपका सेबी के रेगुलेशंस शेड्यूल 3 में डिफाइन की गई है। मीन्स सेबी के रेगुलेशन के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जितनी भी फीस एक स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेंट के लिए प्रेस्क्राइब की गई है या मेंशन की गई है, तो उस एप्लीकेंट को जब भी वो सेबी के पास एप्लीकेशन सबमिट करता है फॉर्म ए के अकॉर्डिंग, तो उस पर्सन को, उस एप्लीकेंट को पर्टिकुलर उतना फीस सेबी को पे करना होता है। ओके। However, the board can grant an extension of 6 months from the date the fees becomes due after sufficient cause is being shown justify the same। इसके अलावा जो सेबी है, जब भी ऐसा उसे लगता है कि कोई ऐसी सफिशिएंट कॉज है, कोई ऐसा कारण है जिससे वो एप्लीकेंट फीस अगर देने में फेल हो गया है, नहीं पे कर पाया है, तो द बोर्ड कैन ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स। तो जो बोर्ड है वो उसे ग्रांट करती है एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ में 6 महीने का और समय देती है। 6 मंथ का जो सेबी है उसे और टाइम देती है फ्रॉम द डेट द फीस बिकम्स ड्यू। मीन्स जिस डेट को फीस ड्यू हुआ था उस डेट से 6 महीने का सेबी और समय देती है उसे कि वो तब तक फीस को सबमिट करे। फिर से देखिए,
जब सेबी को ऐसा लगता है कि कोई एप्लीकेंट जो फीस पे करने में फेल हो गया है और उसका जो कॉज है, जिस कारण से वो फेल हुआ है, वो सफिशिएंट है, वो सही है, तो सेबी जिस डेट को उस एप्लीकेंट का फीस ड्यू हुआ था, ओके, जिस डेट को सेबी को उसे फीस पे करना था, उस डेट से सेबी उसे 6 मंथ्स का, मीन्स 6 महीने का और टाइम देती है उस एप्लीकेंट को कि वो फीस पे कर सके। अगर उससे 6 मंथ्स के टाइम तक भी अगर वो नहीं पे कर पाता है तो सेबी फिर उसके एप्लीकेशन को कैंसिल कर देती है। अगर वो विदिन 6 मंथ्स पे कर देता है फीस तो फिर सेबी उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है। क्लियर है? अब क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का? मीन्स जब भी कोई पर्सन जो कि स्टॉक ब्रोकर्स के लिए सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, उसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन? स्टॉक ब्रोकर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जब भी किसी स्टॉक ब्रोकर को सेबी के पास रजिस्टर्ड होना होता है तो उसके लिए उसे फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, जिसमें स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है, ए ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन इन फॉर्म ए प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1 required to be submitted to the stock exchange where it wishes to be admitted as a member। सबसे पहले उसे सबसे स्टेप 1 क्या फॉलो करना होता है कि जो उसने फॉर्म ए के अकॉर्डिंग, जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन थी, फॉर्म ए के जो उसने एप्लीकेशन फाइल किया है वो उसे स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है, जिस स्टॉक एक्सचेंज का वो मेंबर बनना चाहता है। मीन्स सबसे फर्स्ट स्टेप, वो जो एप्लीकेंट है उसे जिस भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना है, चाहे वो NSE हो, BSE हो या OTCI हो, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर वो बनना चाहता है, उसका मेंबर बनने के लिए उसे जो फॉर्म ए उसने सेबी के पास जो अप्लाई किया था, फाइल किया था, उसे वो उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना होता है। ओके, क्लियर है? स्टेप 2 आ जाइए। स्टेप 2 में क्या है, विदिन 30 days ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन द स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द सेम टू द सेबी। फिर देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि स्टॉक ब्रोकर के लिए जो भी वो एप्लीकेशन फॉर्म ए को फिल करेगा वो पहले सेबी को ना दे करके स्टॉक ब्रोकर पहले वो स्टॉक एक्सचेंज, जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड होना चाहता है, उस स्टॉक एक्सचेंज के पास वो सबमिट कर देता है। स्टेप 2 में क्या होता है कि उसके स्टॉक एक्सचेंज में जिस दिन उसने सबमिट किया एप्लीकेशन फॉर्म ए, उस दिन से 30 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को उस एप्लीकेशन को सेबी के पास फॉरवर्ड करना होता है। मीन्स जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन को रिसीव करती है, उस एप्लीकेशन के डेट से 30 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो है उस एप्लीकेंट का जो भी एप्लीकेशन होता है उसे वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स सेबी के पास फॉरवर्ड कर देती है। ओके, तो सबसे पहले उसे स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड होना चाहती है, जहाँ का वो मेंबर बन के सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करना चाहती है। उसके बाद देन उसे फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उस एप्लीकेशन को सेबी के पास 30 दिनों के अंदर फॉरवर्ड कर देती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका, ये था आपका स्टेप 1, फिर देन था स्टेप 2।
अब जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टेप थर्ड। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ड्यू एनालिसिस ऑफ द एप्लीकेशन, if the board is of the opinion that all the conditions mentioned under regulation 5 are satisfied, the certificate of registration is issued and the stock exchange is intimated of the same effect. Okay, स्टेप थर्ड में क्या होता है कि आफ्टर ड्यू एनालिसिस ऑफ द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का एनालिसिस से भी करती है, पूरी तरह से सारी चीज़ें देखती है कि वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट है वो जो भी क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई है, वो सारी क्राइटेरिया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो सारी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल करती है या नहीं, उस पूरे एप्लीकेशन का अच्छे से एनालिसिस करती है। देन उसने फ़ी पे किया है कि नहीं, जो भी एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन फ़ी थी। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद जब बोर्ड को मीन्स सेबी को ऐसा लगता है कि रेगुलेशन 5 के अकॉर्डिंग जितने भी कंडीशंस स्टॉक ब्रोकर के लिए दिए गए हैं, वो सारी कंडीशंस को पर्टिकुलर ये एप्लीकेंट सेटिस्फाई करता है, या उस सारी क्राइटेरिया जो कि आपका रेगुलेशन 5 में सेबी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, जब वो सारी चीज़ें सारी क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, देन सेबी क्या करती है, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस स्टॉक ब्रोकर के लिए इशू कर देती है, मीन्स जारी कर देती है। पहले से भी ड्यू एनालिसिस कर लेगी, एप्लीकेशन का पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेगी, उसका पूरी तरह से मूल्यांकन कर लेगी। जब वो देख लेगी कि ये सारी चीज़ें सही हैं और जितने भी कंडीशंस रेगुलेशन 5 में जो जो कंडीशंस, जो जो शर्तें और जो जो नियम, जो जो क्राइटेरिया स्टॉक ब्रोकर्स के लिए दी गई थी, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करता है वो एप्लीकेंट, में सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाता है वो, कि वो सारी चीज़ें वो सेटिस्फाई करता है। देन जो सेबी है वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशूड कर देती है, मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेबी जारी कर देती है। एंड द स्टॉक एक्सचेंज इज इंटीमेटेड ऑफ द सेम इफेक्ट। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो सर्टिफिकेट वो जारी करेगी वो स्टॉक एक्सचेंज को जारी करेगी, मीन्स क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने उसके पास वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया था, तो सेबी भी सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो स्टॉक एक्सचेंज को इशू कर देगी। देन जो स्टॉक एक्सचेंज है फिर उसका काम क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेबी से रिसीव कर लेगी, देन स्टॉक एक्सचेंज उस सर्टिफिकेट मिलने की सूचना उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट या स्टॉक ब्रोकर को दे देती है, मीन्स एंड द स्टॉक एक्सचेंज इज इंटीमेटेड ऑफ द सेम इफेक्ट। देन जो स्टॉक एक्सचेंज करती है वो एक लेटर के थ्रू उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को जिसने स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया था उसे वो इंटीमेट कर देती है, मीन्स उसे सूचना दे देती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेबी द्वारा इशू हो चुका है। ओके, क्लियर है? ये था आपका थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप। स्टेप 4 ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। If the board is not satisfied with the contents of the application, when such refusal is to be communicated to the applicant and to the stock exchange as well within 30 days from the date of refusal. However, the applicant must be provided an opportunity of being heard.
स्टेप 4 में ये है कि स्टेप 3 में तो ये था जब सेबी सेटिस्फाई हो जाएगी तो इस तरह से जो सर्टिफिकेट है वो ग्रांट कर देगी और देन स्टॉक एक्सचेंज उसे सूचना दे देगी और हो जाता है। बट इन केस इफ़ द बोर्ड इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस, क्राइटेरिया को वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट फुलफ़िल नहीं करता है और बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं होती है, जितनी भी कंटेंट्स या जितनी भी सूचनाएं जो एप्लीकेशन में मेंशन है, जब उससे बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो इस रिफ्यूज़ल को देन सच रिफ्यूज़ल इज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट, देन वो उस एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। और ये जो रिफ्यूज़ल है सेबी उस एप्लीकेंट को कम्युनिकेट कर देती है एक लेटर के थ्रू कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और फिर स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करती है सेबी एज वेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल। मीन्स जिस डेट पे सेबी ने उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया था उस डेट से 30 दिन के अंदर उसे स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचना देनी होती है रिफ्यूज़ल की। हाउएवर द एप्लीकेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन यहाँ पर जो है एप्लीकेंट को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो भी चीज़ें सेबी जिससे सेटिस्फाई नहीं है, वो अगर कोई ऐसा कॉज है, कोई कारण है कि किसी वजह से एप्लीकेंट उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है, तो एप्लीकेंट को ये पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बात को सेबी से कह सकती है, सेबी के सामने प्रेजेंट कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका लास्ट स्टेप है वो है 5 स्टेप 5। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। एनी एप्लीकेंट विद द रिजेक्टेड एप्लीकेशन हैज़ एन ऑप्शन to reapply within 30 days from the date of intimation of such rejection, which will be considered by the board and decision will be communicated। कोई भी एप्लीकेंट जिसका कि सेबी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उस एप्लीकेंट के पास ये ऑप्शन होता है, मीन्स उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फिर से रीअप्लाई कर सकती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सच रिजेक्शन। मीन्स जिस डेट को सेबी ने उसे सूचना दी थी, इंटीमेट किया था कि आपका ये जो भी एप्लीकेशन है इसे सेबी द्वारा रिफ्यूज़ किया जाता है, जिस डेट को एप्लीकेंट ने वो लेटर रिसीव किया था, उस डेट से लेकर के 30 दिनों के अंदर फिर से एप्लीकेंट जो है वो रीअप्लाई कर सकता है। ओके, विच विल बी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड एंड डिसीजन विल बी कम्युनिकेटेड। जो कि सेबी उस एप्लीकेशन को जो कि ब्रोकर ने दोबारा रीअप्लाई किया है, उस एप्लीकेशन को सेबी कंसीडर्ड करती है, मीन्स उसे देखती है। सेबी को ये पूरा उसकी ड्यूटी है कि फिर से उसे देखे, सारी चीज़ें सेटिस्फाई करे। और अगर सेटिस्फाई हो जाती है सेबी, जब सेबी देखती है कि ठीक है, अब जो सारी चीज़ें हैं जो रीअप्लाई फिर से किया गया था उसमें सारी चीज़ें जो है सही हैं और वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट सारी क्राइटेरिया, सारे कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, उसे सेटिस्फाई करता है, देन एंड डिसीज़न विल बी कम्युनिकेटेड। तब जो सेबी का डिसीज़न होता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के लिए, सेबी उस डिसीज़न को उस एप्लीकेंट को कम्युनिकेट कर देती है एक लेटर के थ्रू। क्लियर है? तो ये था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर ब्रोकर्स, जो कि ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास जो अब हमारी होगी वो 4th यूनिट की होगी। 4th यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर।